नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वेदांत सक्सेना और आप देख रहे हैं बदकियावा चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे के अंदर खुशी की लहर दौड़ रही है, क्योंकि दूसरे चरण का जो मतदान हुआ है वो काफी ताबड़तोड़ हुआ है। पहले चरण का जो मतदान हुआ था उससे कांग्रेस के खेमे के अंदर खुशी की लहर दौड़ रही थी और बीजेपी के खेमे में मायूसी छा गई थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जितने ज्यादा वोट पड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी को जीत के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, आज यही चुनावी मतगणना, जातीय समीकरण, ओम बिरला की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, प्रहलाद गुंजल का ग्रामीण इलाकों के अंदर जो पकड़ है, इन सबको देखते हुए आज हमारा काफिला आ पहुंचा है। जो यहाँ के कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा जी, जो सिटिंग एमएलए हैं, आज उनके दफ्तर आ पहुंचा है। चलिए संदीप शर्मा जी से कुछ बात करते हैं, चुनावी गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी पार्टी कितने अंतर से जीतने वाली है। सर नमस्कार। सर, सबसे पहले तो आपको 3 बार विधायक बनने के ऊपर हार्दिक शुभकामनाएं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं प्रहलाद गुंजल जी, उन्होंने कहा है कि चुनाव के कुछ 3-4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो ओम बिरला उम्मीदवार हैं, उन्होंने 1000 से ज्यादा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको फर्जी जेल में भेज दिया है, फर्जी आरोप लगा के जेल में डाल दिया है, ताकि वो उनका चुनाव प्रचार नहीं कर पाए। आपका क्या टेक है इसके ऊपर? देखिए, ओम बिरला जी कोई सिटी एसपी तो है नहीं जो ऐसे लोगों को जेल में भेजेंगे। वो तो जनप्रतिनिधि हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव आयोग के द्वारा और प्रशासन के सहयोग से चुनाव होता है। इसमें किसी जनप्रतिनिधि का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। जो असामाजिक तत्व हैं, कभी भी चुनाव होता है तो उनको हमेशा या तो बॉन्ड किया जाता है या फिर उनको बंद किया जाता है। तो ये व्यवस्था है, चुनाव आयोग की व्यवस्था है। जो लोग चुनाव को बाधित करते हैं, शांतिपूर्वक चुनाव नहीं होने देते, जिनकी हिस्ट्री शीट्स खराब है, जिनकी शिकायत है, जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव जो है मीडिया पे कमेंट करते हैं, ऐसे लोगों की कोई शिकायत अगर करता है तो उनको पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है। सामान्य प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में यदि कोई 1000 असामाजिक तत्वों की पूरी हिमायत कर रहा है तो मैं समझता हूं कि बहुत गलत है। असामाजिक तत्वों से तो हमेशा राजनीति में दूरी बनाकर ही चलना चाहिए। सर, आज से 4 साल पहले चंबल डिवरी नाव हादसा आपको याद होगा, कि जहां पर जो नाविक थे और उनके साथ जो भी सवार लोग थे, वो उनकी नाव डूब गई थी और उस वजह से 15 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो वहां पे जो स्थानीय उस टाइम एमएलए थे रामनारायण मीणा जी, उनके पास वहां के स्थानीय लोग गए। उन्होंने कहा कि सर, इस तरह से जान माल की सुरक्षा को देखते हुए हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक पुल बन जाए, ताकि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ईजी हो जाए। तो उन्होंने वहीं पर हाथों हाथ जो स्टेट गवर्नमेंट थी उससे परमिशन ली, बजट सैंक्शन भी कराया, रिसोर्सिस का जो भी फैसिलिटी थी वो सब का उन्होंने करवा दिया अरेंजमेंट। लेकिन एट लास्ट उनको केंद्र सरकार से एनओसी चाहिए थी ताकि पुल का निर्माण टाइम पर हो जाए। तो इसको लेते हुए वो लोग बिरला साहब के कैंप ऑफिस गए और उन्होंने वहाँ पे अपनी कंप्लेन जो है करी रजिस्टर की, सर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे पुल का निर्माण हो जाए। सर, आज 4 साल हो गए, वो लोग दिन रात चक्कर काट रहे हैं कैंप ऑफिस के। उनकी मतलब चप्पलें खराब हो चुकी हैं वहाँ पर चक्कर लगा लगा के, पर उनको अभी तक कोई रिवर्ट नहीं आया है बिरला जी की साइड से। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस सरकार हमेशा कोई ना कोई ऐसा पाला व्यक्ति है जो सीधे केंद्र सरकार की झोली में जाके गिरता है। आप अपने एयरपोर्ट को लेकर देखिए। एयरपोर्ट के लिए कोटावासियों को जगह की आवश्यकता थी, जगह स्टेट गवर्नमेंट को देनी थी। जगह ऐसी दी गई जो वन विभाग की थी और वन विभाग से भी बढ़कर वो बाघ अभयारण्य में आ रही थी, फिर उसके बाद घड़ियाल अभयारण्य में आ रही। इन सारी चीजों से मुक्त कराने के लिए, एनजीटी से परमिशन लेने के लिए, उसकी एनओसी लेने के लिए 400 एकड़ जमीन को मुक्त कराकर उसको एयरपोर्ट को सौंपना, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग और चुनौतीपूर्ण काम था। वो भी ओम बिरला जी ने करके दिखा दिया। तो इटावा वालों का क्यों नहीं करते? मुझे लगता है कहीं ना कोई तकनीकी पेच होते हैं। और यदि चूंकि राज्य सरकार के पास सारे विषय रहते हैं तो मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार में इस संबंधित कोई एनजीटी का विषय होगा और कोई कोर्ट का विषय होगा, कोई टेक्निकल इश्यू होगा, तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा पॉजिटिवली अपने सारे काम जो यहां से राज्य सरकार पहुंचाती है। राज्य सरकार 5 साल केंद्र में रही, आगे होकर केंद्र सरकार ने यहां पर पर्याप्त मात्रा में पैसा दिया, जल जीवन मिशन के अंतर्गत पैसा दिया, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में पैसा दिया। इन सब में प्रचुर मात्रा में पैसा देने के बाद भी राजस्थान की सरकार उस पैसे का उपयोग नहीं कर पाई। ये मेरी जानकारी में नहीं है कि इटावाला क्या विषय है, ये जानकारी मैं लूंगा। लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूं, मोटे मोटे
ये कोई टेक्निकल इश्यू किसी कोर्ट का या कोई टेक्निकल एनजीटी का कोई विषय होगा तो उसमें निश्चित रूप से वो टिपिकल होता है, बड़ा विषय। सर एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जो बूंदी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है उसके जो बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर शर्मा जी, एक बार वहाँ पे ब्राह्मण समुदाय का ही कोई एक प्रोग्राम था और वहाँ पे जो होल्डिंग्स लगे हुए थे वहाँ पर हरि कृष्ण बिरला जी का बड़ा फोटो था और साइड में आपका छोटा सा एक फोटो था। तो चूंकि ब्राह्मण समाज के लोग आपको प्यार करते हैं, आप उनके लाडले हैं, तो वो इस चीज से काफी नाखुश नजर आए और उन्होंने, जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने मुझे कहा कि सिर्फ इस चीज को देखते हुए ही आज बूंदी का जो ब्राह्मण समाज का जो एक हर एक व्यक्ति है वो कांग्रेस को वोट देने जा रहा है, क्योंकि हमारे संदीप शर्मा जी को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिली जितनी को मिलनी चाहिए थी बीइंग अ सिटिंग एमएलए। देखिए, मैं फोटो बड़ा रखने के लिए तो विधायक बना नहीं हूं, मैं एक सेवक हूं और राजनीति में सेवा करने के लिए आया हूं और कभी मेरा ऐसा और गौर भी नहीं जाता। और कार्यकर्ताओं का भाव है, अगर वो छोटे भाई की तरह मुझे मानते होंगे तो छोटे भाई की तरह लगा दिया होगा, उनको बड़े भाई की तरह लगा दिए होंगे तो बड़े भाई की तरह लग गया होगा। ये कोई अनावश्यक इश्यूज है। मेरे को एक बार नहीं 3-3 बार विधायक विधायक बनाया है, बिरला जी ने आशीर्वाद दिया है, हमेशा मुझसे ज्यादा मेरे चुनाव में उन्होंने मेहनत की है और हरिकृष्ण बिरला जी ने भी का भी मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है और सदैव मेरे मार्गदर्शक की तरह खड़े रहे। तो मैं नहीं समझता कि ये जो चुनाव में इस तरीके के राजनीति में इस तरीके के इशू लाना जिनके कोई हाथ पैर नहीं है। हमने देखा है कि माननीय बिरला जी ने सदैव कहा है कि ब्राह्मण समाज वो समाज है जो सदैव अन्य समाजों को दिशा दिखाता है। और मैंने कहा हो या ब्राह्मण समाज के किसी भी व्यक्ति ने कहा हो, कई समाजों के भवन में, कई समाजों के अन्य कार्यों में उन्होंने अपने सांसद कोष से अन्य प्रकार से बहुत मदद समाज की है। मैं तो उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने सदैव ब्राह्मण समाज का सहयोग किया है और निश्चित रूप से उनका ऐसा ही इसमें बना रहे। और हम सब लोग जो ब्राह्मण समाज के हैं हम हमेशा उनकी प्रशंसा करते हैं, कदर करते हैं। सर जैसा कि हम सब लोगों ने देखा कि जो चुनाव का पहला चरण था उसके जो मतदान थे उससे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में काफी मायूसी थी क्योंकि वोट कम पड़े थे, लेकिन दूसरे चरण के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशी की लहर दौड़ाई। तो आप क्या मानते हैं कि ये ओम बिरला जी के माइक्रो मैनेजमेंट का जो एक स्ट्रेटेजी उसका कमाल है या फिर गुंजल साहब का जो रूरल एरियाज के अंदर जो पकड़ है ग्रामीण क्षेत्रों में उसका नतीजा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक सिस्टम होता है और लगातार सतत रूप से 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मैदान में काम करता रहता है, लोगों की सेवा करता रहता है। कोरोना से लेकर बीच के इस 5 साल को हम देखते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद वो दिल्ली में भी नहीं बैठे, वो जब भी संसद खत्म होती वो लोगों के बीच में होते थे, कभी सांगोद, कभी बूंदी, कभी मंडी, कभी पाटन, कभी पीपलदा, और लगातार सतत रूप से उन लोगों के बीच में वहां पर कैंप लगाना, उनको यानी यहाँ तक कि जो महिलाएं कुपोषित थी उनको पोषण किट देना और स्वचालित जो हमारी एम्बुलेंस एक चिकित्सालय था उस चिकित्सालय के तहत डॉक्टर तुरंत वहां तमाम तरीके की 36 प्रकार की जांचें, जिसमें बुखार से लेकर शुगर, ब्लड प्रेशर, आंख, और उनको दवाइयां उपलब्ध कराना, जिनकी आंखें कमजोर थी उनको चश्मे देना, जो विकलांग थे उनके लिए पैर बनवाना, उनको गाड़ी देना, उनको हाथ वाली गाड़ी देना, उनको इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी देना, जो जिनके जो सूरदास जिनकी आंखों से जिनको प्रॉब्लम थी उनको छड़ी उपलब्ध कराना जिससे वो अपना सामान्य जीवन जी सके, उनके हाथ जिनके कटे हुए थे किसी दुर्घटना के चलते उनको हाथ उपलब्ध कराना। ऐसे बहुत सारे लोगों को उन्होंने हमेशा सहयोग किया है और उनको ऐसी चीजों को प्रदत्त कराया। यही नहीं, जो युवा थे उनको रोजगार उनको लोन दिलाकर उनको रोजगार दिलवाने का काम हो, जो थड़ी और ऐसे छोटे ऐसे लोग थे, तबके के गरीब तबके के लोग थे जो अपनी सब्जी के ठेले लगाने वाले, सब्जी फल का ठेला लगाने वाला, चाय की दुकान वाला, कचौड़ी की दुकान वाला, उसको 10,000 से लेके 50,000 तक बिना ब्याज का प्रधानमंत्री जी का जो योजना के तहत जो लोन मिलता है वो लोन उपलब्ध कराना। और सरकार की भी, केंद्र सरकार की भी योजनाएं थी वो भी कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों को प्रदत्त कराना। इन सबका इतना अंदर तक रूटली काम जो माननीय बिरला जी के निर्देशन में हुआ उसका निश्चित रूप से यहाँ लाभ मिलना ही था। कोरोना में जिस तरीके से लोगों की सेवा की, कोरोना में रेमडेसिविर उपलब्ध कराना, गांव गांव में ऑक्सीजन
सिलेंडर पहुंचाना, मास्क पहुंचाना, ऑक्सीमीटर पहुंचाना, कार्यकर्ताओं की टीम बनाना, कार्यकर्ताओं को एक ट्रेड करके उनको गांव गांव जो है जागरूकता के साथ साथ चीजों को उपलब्ध कराना, ये सारी चीजें हैं जो लोगों को उनसे जोड़ती हैं। ये उनके अंदर एक गुण है और उस गुण से उन्होंने कई लोगों को अपन से खुद से जोड़ा और उनकी मदद के लिए जो उनके एक मन में पीड़ा है, तड़प है, वो हम लगातार देखते हैं। तो ये विशेषता उनकी है। जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी 3 महीने पहले कांग्रेस में आए और उससे पूर्व भी मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़े पूरे सारी विधानसभाओं में कोई उपलब्धियां उन्होंने की है। तो मेरा मानना है कि इस सबका लाभ भारतीय जनता पार्टी को माइक्रो मैनेजमेंट प्लस एक्स्ट्रा जो एक सतर्कता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आई पहले चरण के चुनाव के बाद, उससे नीचे रूट लेवल का कार्यकर्ता बहुत सजगता के साथ निकला और लोग भी अवेयर हुए। जो सोच रहे थे कि हम कोई बात नहीं, नहीं दिया तो नहीं दिया, लेकिन वो इस बार सब लोग वोट दे के आए, इसलिए वोट का परसेंटेज बढ़ा है जो 4 जून को बड़ी जीत के रूप में आप सभी को दिखाई देगा। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पिछले लोकसभा इलेक्शन के अंदर एक्चुअली हुआ यह था कि जो पिछली बार के विधानसभा इलेक्शन थे उसमें सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर ना बनाने की वजह से गुर्जर समाज जो था नाखुश था। और जब लोकसभा इलेक्शन आया उसके बाद में तो राम नारायण जी को गुर्जर जो वोट थे वो नहीं मिल पाए जितने मिलने चाहिए थे, तो इसका सीधा सीधा फायदा ओम बिरला जी को हुआ। लेकिन इस बार ओम बिरला जी के सामने स्वयं गुर्जर समाज के ही नेता प्रहलाद गुंजल खड़े हैं, तो क्या ये चिंता का विषय नहीं था कि पूरा गुर्जर समाज यहाँ से शिफ्ट होके और कांग्रेस में जा रहा है? देखिए, गुर्जर समाज के 2 लाख वोट है और ऐसा नहीं है ओम बिरला जी ने कभी धर्म और जाति की राजनीति नहीं की। उन्होंने सदैव लोगों की मानवता के नाते चलते मदद की है और बहुत सारे गुर्जर समाज के लोगों की बीमार पड़ने पर या अन्य अन्य कई विषयों पर उन्होंने खुलकर उनकी मदद की है। बहुत बड़ा गुर्जर तबका माननीय बिरला जी के पक्ष में रहेगा। और वो चूंकि रामनारायण जी मीणा थे तो उनको मीणा समाज के पूरे वोट मिले थे, लेकिन आज ये स्थिति है कि मीणा समाज का बहुत बड़ा वोट बैंक हमारे साथ है और निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या के साथ हम चुनाव को जीते। सर लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं नरेश मीणा जी, वो तो ये दावा करते हैं कि मीणा वोट तो कहीं नहीं जा रहा, पर मीणा से ज्यादा मुस्लिम, गुर्जर और एससी वोट वो कांग्रेस में पड़ने वाले हैं, तो 5 लाख वोट तो आप भूल जाओ, 5 लाख तो हमारे हैं। और उन्होंने एक विवादित टिप्पणी भी करी थी जब वो जनता को संबोधित कर रहे थे कि हमने बिरला जी को चंबल तक तो ले गए, अब उनको डुबाने का काम जनता करने वाली है। तो इन ये जो पर्सनल अटैक्स हैं इनको आप कैसे लेते हैं? देखिए, राजस्थान की राजनीति का स्वरूप बड़ा शांति प्रिय है। यहां कोई बिहार की दबंगाई वाली राजनीति नहीं चलती, न ही इस प्रकार की गंदी आलोचनाएं और ऐसी टीका टिप्पणी को बहुत गंभीरता से राजस्थान के लोग नहीं लेते हैं। जिस तरीके की बातें वास्तव में मैंने भी सुनी तो ये लोगों को फिट नहीं बैठती। वो ठीक है चर्चा के विषय में रहे या कोई कौतूल का विषय बना ले, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो वोट देते समय इस हाड़ौती की जनता का मैंने देखा है बड़ी शालीन, सौम्य और संस्कारवान व्यक्ति को ही अपना मत देती है और ये देखकर देती है कि वर्तमान में राजस्थान में किसकी सरकार है, केंद्र में किसकी सरकार बनने वाली है और किस तरीके से डबल इंजन की सरकार से कोटा शहर का विकास होगा, कोटा शहर आगे बढ़ेगा, शहरवासी आगे बढ़ेगा। सर जब भी हम 1993 बॉम्ब ब्लास्ट की जब हमें याद आती है, कभी हम टीवी में देख लेते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, तो हमारी रूह कहाँ उठती है। और वो यादें हैं, जो बुरी यादें हैं, वो आज भी लोगों के जहन में ताज़ा हैं। तो इन सब को लेते हुए अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए अगर हम जो गुंजल साहब हैं उन्होंने आरोप लगाया बिरला जी के ऊपर कि दाऊद इब्राहिम के जो दोस्त हैं जेएम जोशी जी, उनकी गाड़ी से ओम बिरला जी संसद जाते हैं और उस गाड़ी का उन्होंने पास भी बनवा रखा है। तो सर आपको ये नहीं लगता कि भाई समय रहते हुए चुनाव से पहले ओम बिरला जी को इस पे सफाई दे देनी चाहिए थी, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी और थ्रेट का मामला है? देखिए, अनर्गल और अनावश्यक बातों को हम ही एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। तो बिरला जी तो इतने शालीन और इतने सभ्य राजनेता है कि इस प्रकार की फिजूल की बातों पर वो अपना समय ही व्यर्थ नहीं करते हैं। और जिस तरीके से आतंकवाद को खत्म होते हुए हम सबने देखा है, वो दाऊद पाऊद ये वो अटरम सटरम जो भी नाम वो ले रहे हैं,
वो तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में खत्म हुए हैं। वो जिस पार्टी की गोदी में जाकर बैठे हुए हैं, उन्होंने तो सदैव उस आतंकवादियों को पनाह दिए, जिन्होंने आज बॉम्बे में ताज में बम विस्फोट कराया, अक्षरधाम में कराया, जयपुर में कराया, बंगलौर में कराया, हैदराबाद में कराया, निरीह और निर्दोष लोगों को मार दिया। और उन पार्टी के लोगों ने उनको संरक्षण दिया है ना भाई। जी। पीसीसी मेंबर हैं क्रांति तिवारी जी, उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से प्रहलाद गुंजर अपने चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, ओम बिरला जी को अपने चेहरे पे चुनाव लड़ना चाहिए। ये ठीक वैसा ही है जैसे साल भर बच्चे ने तैयारी करी और पेपर जो है उसके पेरेंट्स दे रहे हैं। ओम बिरला जी अपने चेहरे पे ही चुनाव लड़ते हैं, किसी के चेहरे पे चुनाव थोड़ी लड़ते हैं। और खुद उनकी शख्सियत, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व इतना बड़ा है कि किसी को कोई गलतफहमी हो तो गलतफहमी निकाल दे, नहीं तो आने वाले समय में 4 जून को जो परिणाम आएगा अपने आप गलतफहमी निकल जाएगी। चलिए सर, बस मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप कितने अंतर से जीतने वाले हैं, एक बार हमारी जनता को बता दीजिए, क्योंकि बहुत कंफ्यूज है और बहुत सारे कयास लगा रही है जनता। देखिए, बहुत ऐतिहासिक जीत के साथ हम जीतेंगे। मैं अनावश्यक संख्या नहीं बोलता, लेकिन बहुत अच्छी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी, माननीय ओम बिरला जी की होगी, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं। और जिस प्रकार मैं लोगों के बीच में इस चुनाव में गया हूं, मेरी विधानसभा में, मैं बता सकता हूं आपको, कम से 55 से 60 हजार वोटों से हम जीत के आ रहे हैं। जब मेरी विधानसभा से इतनी बड़ी जीत है तो 8 विधानसभाओं से बहुत बड़ी जीत के साथ हम जीत के आए। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से बड़ी जीत हासिल करें और आपके भी उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।